हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। सो आज की क्लास में हम कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट यानी आकलन का क्या कंसेप्ट है उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंसेप्ट, नेचर, पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट। जो कंसेप्ट को अंदर सब चला आता है असेसमेंट के ऊपर। फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज असेसमेंट यानी आकलन क्या है। Assessment is a systematic process of collecting, interpreting, and using information about learners' progress and achievement. यानी assessment एक प्रक्रिया है जो क्या करता है ना, एक स्टूडेंट्स के बारे में डाटा कलेक्ट करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और उसको लेकर जो डाटा उसको मिला इंटरप्रेट करने के बाद उसको कुछ ना कुछ फीडबैक प्रोवाइड करता है। तो ये होता है असेसमेंट। ठीक है, इट इज ब्रॉडर देन जस्ट टेस्ट और एग्जामिनेशन। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, टेस्ट से और एग्जामिनेशन से उसको बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर हम असेस करेंगे, उस क्वालिटी को डाटा कलेक्शन करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे, उसके बाद फिर उसको कुछ सर्टिफिकेट या ग्रेड प्रोवाइड करेंगे। ये इतना सारा काम करते हैं ना इसके अंदर, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम, उसका ब्रॉडर कंसेप्ट होता है रादर देन टेस्ट और एग्जामिनेशन। एंड इट इंक्लूड्स ऑल मेथड्स लाइक फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी यूज टू मेजर लर्निंग स्किल्स, एटीट्यूड एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। ये असेसमेंट क्या करता है ना, स्किल्स को मेजर करता है, एटीट्यूड को मेजर करता है, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, बोथ तरीके से ये क्या करता है, एक बच्चों का एटीट्यूड, स्किल्स, टेम्परमेंट को मेजर करता है, असेसमेंट करता है। एंड असेसमेंट हेल्प्स टीचर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट स्टूडेंट्स नो, हाउ दे लर्न एंड वेयर दे नीड टू सपोर्ट। असेसमेंट टीचर्स को क्या हेल्प करता है ना, टीचर्स को ये हेल्प करता है कि उनको जानने के लिए कि स्टूडेंट्स के पास कहां तक नॉलेज है और कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं और क्या उसके अंदर क्या क्या नया चीज उसको सिखा सकते हैं। ठीक है, क्या उसको प्रॉब्लम है, उसको उसी हिसाब से हम अपना टीचिंग स्टाइल्स में चेंजेस कर सकते हैं या टीचिंग स्ट्रैटेजी में बदलाव ला सकते हैं। सो ये होता है असेसमेंट। सो अगर हम उसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे तो असेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, इंटरप्रेटिंग डाटा अबाउट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। यानी स्टूडेंट का कितना प्रोग्रेस हो रहा है उसके बारे में डाटा कलेक्शन करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसी हिसाब से उसको फीडबैक प्रोवाइड करना, या उसी हिसाब से हम रिमेडियल के स्टेप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, रिमेडियल स्टेप्स ले सकते हैं, या उसका टीचिंग में ज्यादा सुधार ला सकते हैं, लर्निंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि उसका नेचर क्या हो सकता है कि इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि असेसमेंट इज ऑनगोइंग एंड नॉट लिमिटेड टू ए सिंगल एग्जाम। ये असेसमेंट चलता रहता है। हम क्लास में अगर आज कुछ यूनिट खत्म किए तो उसके बाद हम एक टेस्ट ले सकते हैं, एक हफ्ते में टेस्ट ले सकते हैं, एक महीने में टेस्ट ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स का भी असेसमेंट कर सकते हैं बच्चों का। तो ये होता है, इसी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। एक एग्जाम के बाद असेसमेंट खत्म होने होता है, एक के बाद हम एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। सो इसीलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड इट इज कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि इट इवैल्यूएट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट लाइक कॉग्निटिव यानी नॉलेज बेस्ड एंड अफेक्टिव, जो कि होता है एटीट्यूड एंड वैल्यूज एंड साइकोमोटर एंड स्किल्स। तो ये पूरा का पूरा एक स्टूडेंट्स के भीतर डेवलपमेंट को असेस करते हैं। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है, अफेक्टिव डेवलपमेंट हो सकता है, या साइकोमोटर डेवलपमेंट हो सकता है। कॉग्निटिव बेस किसके ऊपर होता है, नॉलेज, मतलब कहां तक उसको नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज कहां तक है, ये होता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट है अफेक्टिव, यानी उसका एटीट्यूड क्या है सब्जेक्ट्स को लेकर, वैल्यूज उसके पास क्या है। ओके, और उसका रहा साइकोमोटर यानी स्किल्स, जो कि मोटर स्किल, वो कितना अच्छा स्किल्स अच्छा से लिख सकते हैं, क्या पोएम रिसाइट कर सकता है, और क्या करिकुलर कोकर एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, या रनिंग हो सकता है, डिबेट हो सकता है, जितना करिकुलर एक्टिविटीज रहा ना स्किल्स रिलेटेड, उसी को हम मेजर कर सकते हैं साइकोमोटर एबिलिटीज के अंदर। ठीक है, एंड इट इज डायग्नोस्टिक एज वेल एज रिमेडियल, क्योंकि ये क्या करता है ना, एक बच्चे का डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस यानी क्या प्रॉब्लम्स है, कहां पर उसका डिफिकल्टी हो रहा है लर्निंग में, इसको ये डायग्नोसिस करता है। उसी हिसाब से क्या करता है, रिमेडियल मेजर्स यानी प्रतिकारात्मक कुछ सुविधाएं प्रदान करता है। कौन, असेसमेंट। एंड इट हेल्प्स आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज एंड प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट। जैसे मैंने बोला, ये क्या करता है ना, लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करता है, उसी हिसाब से उसको क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करता है या रिमेडियल मेजर्स प्रोवाइड करता है। और भी उसका कुछ नेचर है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव एंड एविडेंस बेस्ड, इट रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेबल डाटा एंड क्लियर क्राइटेरिया। ये वो क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों के भीतर,
जैसे कि हम कितना वो अच्छे से लिख पा रहे हैं एक सब्जेक्ट को लेकर, उसके पास कहां तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। एज वेल एज इट इज एविडेंस बेस्ड, इट इज फिक्स सर्टेन क्राइटेरिया जिसके ऊपर वो टेस्ट किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा बच्चों का टैलेंट को, नॉलेज को। ठीक है, यानी अगर हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को इवेल्युएट कर रहे हैं या असेस कर रहे हैं, इवेल्युएट थोड़ा बॉर्डर कंसेप्ट है, उसके अंदर आ जाएगा असेसमेंट के अंदर। लेकिन वो असेसमेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया व क्राइटेरिया को फिक्स करता है, जैसे कि कॉग्निटिव क्राइटेरिया हो सकता है, अफेक्टिव क्राइटेरिया हो सकता है, या साइकोमोटर हो सकता है। उसी हिसाब से क्या करेगा ना, असेस किया जाएगा। एंड इट इज लर्नर सेंटर्ड क्योंकि इट इज फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रेडीनेस लेवल एंड प्रोग्रेस। एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी मायना देता है, क्योंकि एक क्लास में डिफरेंट डिफरेंट बच्चे आते हैं, तो उसी हिसाब से अगर हम कैसे असेसमेंट का डिजाइन करेंगे, कितना अच्छे से क्वेश्चन बनाएंगे जो कि हर एक बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, या हम ज्यादा डिफिकल्ट दे देंगे ताकि रिजल्ट सब बच्चे खराब कर सकते हैं, या इतना आसान दे देंगे कि सब बच्चे अच्छे कर सकते हैं, तो इसे हम क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। सब बच्चों को टैलेंट को लेकर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सामने रखकर वो क्या करना पड़ेगा, नया क्वेश्चन फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। सो इट इज लर्नर सेंटर, क्योंकि हम ज्यादा फोकस दे रहे हैं लर्नर का एबिलिटी, एज, एप्टीट्यूड के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन असेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इट इज फीडबैक ओरिएंटेड, क्योंकि आखिर में उसको बच्चों को प्रोवाइड करते हैं फीडबैक कि तुम्हारा असेस कितना अच्छा हुआ, कितना ग्रेड रहा, और तुम इंप्रूवमेंट कहाँ ला सकते हो। ठीक है, कौन से एरिया में तुम्हारा ज्यादा डिफिकल्टीज है, या तुम उसको कौन से एरिया में तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये फीडबैक ओरिएंटेड डिवाइस होता है, and it provides meaningful information to students, teachers and parents for further action. ये टीचर्स को भी सजेस्ट करता है कि तुमको क्या स्टेप्स लेना है या क्या सजेस्टिव मेजर्स लेना है, जिससे कि बच्चों के अंदर तुम आगे बेहतरी ला सकते हो। पेरेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स कैसे उसको अवेयर रहेंगे बच्चों का प्रोग्रेस को लेकर, और भी हम क्या करेंगे, असेसमेंट भी पुलिस फ्रेमवर्क को भी, जो भी पुलिस बनाते हैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ सजेशन प्रोवाइड करता है असेसमेंट इसी हिसाब से। एंड फ्लेक्सिबिलिटी as well as it is varied, and because it uses multiple tools like test, projects, observations, peer assessment, self assessment और portfolio etc. क्योंकि ये इतना सारा डायमेंशन को लेकर चलता है, इसी चीजें फ्लेक्सिबल, मतलब हम कुछ भी तरीके से हम बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल से हम बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं, और क्या पोर्टफोलियो से भी टेस्ट ले सकते हैं, चेकलिस्ट से ले सकते हैं। तो इसलिए उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज वैरिड, क्योंकि बहुत सारा क्या डिवाइसेस फॉलो करते हैं हम असेसमेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स फॉर असेसमेंट। असेसमेंट हम कैसे करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव्स, हमको क्या करना है, मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव से लेकर हमको बच्चों का टेस्ट करना है। हम बच्चों का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हम क्या मेजर करना चाहते हैं और क्या असेस करना चाहते हैं। बच्चों एक सब्जेक्ट में कितना अच्छे से पकड़ रखे हैं, कितना अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उसको हम ऑब्जेक्टिव लेकर असेस कर रहे हैं, या कुछ अलग फील्ड को, जैसे कि हम साइकोमोटर स्किल्स को असेस कर रहे हैं, या हम अफेक्टिव लेवल का असेस कर रहे हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, फर्स्ट वी हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट डिफाइन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यानी हम किसी प्रकार का कौन सी प्रकार का हम असेसमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, एंड सिलेक्ट टूल्स, हम कैसे असेस करेंगे, जो टूल्स उसको चाहिए, जैसे कि ऑब्जर्वेशन टूल हो सकता है, चेकलिस्ट हो सकता है, पोर्टफोलियो हो सकता है। तो इसीलिए हम फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ टूल्स को करना पड़ेगा। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ डाटा, जब हम टूल सिलेक्ट कर देंगे उसके बाद हम डाटा कलेक्शन करेंगे बच्चे से। उसके बाद एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, यानी जो जो डाटा हमको मिला उसको एनालाइज करेंगे और इंटरप्रिट करेंगे। उसके बाद मेक डिसीजंस, वी हैव टू टेक डिसीजंस, जब बच्चे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, या सब बच्चे पूरा एक साथ चल रहे हैं, या एवरेज है या डॉल है, उसी हिसाब से हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट प्रोवाइड फीडबैक, हम बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं कि तुम्हारे भीतर ये कमियां है, इसके ऊपर तुम थोड़ा काम करो। अगर मैथ में तुमको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इसी ऊपर तुम काम करो, जैसे तुम आगे नेक्स्ट एग्जाम में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड टेक रिमेडियल एक्शन, जैसे हम प्रोवाइड फीडबैक जैसे उनको दिए उसी से हमको रिमेडियल एक्शन भी लेना पड़ेगा। बस फीडबैक दे देने से अगर काम हो जाएगा ऐसे नहीं होगा, तुमको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, जैसे कि बच्चों के भीतर हम क्या सुधार ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में कैसे वो और अच्छा करेंगे उसी से उनको काम करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं रिमेडियल मेजर्स। उसका थोड़ा बहुत प्रिंसिपल रहा असेसमेंट का, जैसे कि इट इज रिलायबिलिटी, यानी क्या उसको विश्वसनीयता होना चाहिए जो हम टेस्ट कर रहे हैं। एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट को लेकर चलता है, जैसे कि कॉग्निटिव एरिया, अफेक्टिव एरिया एंड साइकोमोटर एरिया।
पूरे एरिया को हम असेस करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कंप्रहेंसिवनेस। एंड इट इज ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि बच्चों को भी क्या करना पड़ेगा, उनको फ्रीडम देना चाहिए। अगर उनका कुछ प्रॉब्लम है कि वो बच्चा चाहते हैं कि सर मेरा ये क्वेश्चन ठीक है, आप मुझे गलत दे दिए, तो उसको भी ये हक जताने के लिए भी उसको अधिकार देना चाहिए टेस्ट में, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। एंड इट इज चाइल्ड सेंटरिंग, क्योंकि बच्चे के ऊपर हम ज्यादा फोकस देते हैं, ठीक है, लर्नर सेंटर आप लोग फॉलो करते हैं, इसलिए बोलते हैं चाइल्ड सेंटरिंग। एंड इट फॉलोज वैलिडिटी, the question where the assessment should be valid, and what we want to measure that the test is measuring or not, यानी हम जो लक्ष्य लेकर हम टेस्ट कर रहे हैं वो लक्ष्य को, वो क्वेश्चन या असेसमेंट उसको मीट कर रहा है या नहीं, उसको बोलते हैं वैलिडिटी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कौन से उद्देश्य लेकर हम टेस्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से हमको असेसमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंक्लूसिव, यानी सभी बच्चों को लिए एक टेस्ट होना चाहिए, यानी क्लास में डिफरेंट डिजेबल बच्चे भी आ सकते हैं, उनके लिए भी क्वेश्चन उसी हिसाब से होना चाहिए, यानी इंक्लूसिव टेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव असेसमेंट, यानी असेसमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है। जैसे कि असेसमेंट का प्रोसेस 3 प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये तीनों क्या क्या है उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में दिखते हैं। फर्स्ट देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, and it is conducted during the learning process to support and improve student learning। ये असेसमेंट कब करते हैं ना, ड्यूरिंग क्लासरूम इंटरेक्शन, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाई खत्म करने के बाद कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं कि क्या एमसीक्यू कुछ 5 क्वेश्चन दे देंगे, उसको करके दिखाओ, हम जान सकते हैं कि बच्चों के अंदर कितना अच्छे से डेवलपमेंट हुआ है। या हम एक यूनिट खत्म करेंगे उसके बाद कुछ टेस्ट ले सकते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, इट प्रोवाइड्स फीडबैक एंड गाइड बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। ये क्या करता है, बोथ टीचर को और स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता चलता है कि मैं कितना इंप्रूव कर रहा हूँ, टीचर को पता चलता है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ और मैं कैसे अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, जिससे कि बच्चे और भी अच्छा परफॉर्मेंस ला सकते हैं। एंड इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड मिसकंसेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्या करता है ना, बच्चों के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और क्या क्या कॉन्सेप्ट को लेकर, कौन से कॉन्सेप्ट लेकर मिसकंसेप्शन हुआ है, उसको लेकर भी काम करने के लिए बच्चों को हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास टेस्ट, क्विज टेस्ट, ओरल क्वेश्चनिंग, होमवर्क चेकिंग एंड पीयर असेसमेंट एक्सेट्रा। हम ओरल टेस्ट कर सकते हैं, कुछ क्विज दे सकते हैं, ओके, पीयर असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह का हम क्या करेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग डिजाइन करेंगे। सो इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन व फॉर्मेटिव असेसमेंट उसको बोलते हैं। नेक्स्ट असेसमेंट एज लर्निंग, इट इज ऑल्सो नोन एज डायग्नोस्टिक असेसमेंट, क्योंकि ये क्या करता है, बच्चों के भीतर कौन से टॉपिक को लेकर लर्निंग डिफिकल्टीज परसिस्ट कर रहा है उसको ये असेस करता है। सो योर लर्नर्स देमसेल्व्स टेक एन एक्टिव रोल इन असेसिंग देयर ओन लर्निंग, यानी लर्नर खुद को असेस करेगा, मेरा क्या कमियां हैं वो खुद प्रैक्टिस करेगा। सपोज एक बच्चे का क्या मैथ को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो खुद को कैसे पता चलेगा, अगर वो करेगा कहां पर उसको प्रॉब्लम हो रहा है, कहां वो अटक जा रहा है एक मैथ करने के लिए, तो जब वो करेगा खुद तब उसको पता चलेगा ना मेरा क्या कमियां है, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट या असेसमेंट एज लर्निंग ये बोलता है। एंड इट एम्स टू डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी टू सेल्फ मॉनिटर एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग प्रोग्रेस। वो खुद को मॉनिटर करेंगे, सेल्फ मॉनिटर करेंगे, हम कैसे आगे पढ़ रहे हैं, मैं कैसे आगे पढ़ेंगे, जैसे कि मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं, उसी हिसाब से ये काम करता है असेसमेंट एज लर्निंग। इट एनकरेजेस सेल्फ असेसमेंट एंड मेटा कॉग्निशन, यानी थिंकिंग अबाउट वंस ओन लर्निंग, मैं कैसे पढ़ रहा हूं और कैसे आगे अच्छा पढ़ सकता हूं, उसी हिसाब से सोचने के लिए असेसमेंट एज लर्निंग बहुत हेल्प करता है बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स कीपिंग लर्निंग जर्नल्स, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियोस एंड सेल्फ रेटिंग स्किल्स। बच्चे क्या कर सकते हैं ना, एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, मैं आज इतना समय पढ़ा तो मैंने इतना कवर किया, उसी हिसाब से मुझे आगे इंप्रूव करना है, तो ये बोलते हैं क्या, पोर्टफोलियो। चेकलिस्ट, क्या क्या पढ़ा उसको टिक लगाएंगे, उसको चेकलिस्ट बोल सकते हैं। रेटिंग स्केल, आज मैं जितना पढ़ा मैं कितना सेटिस्फाई हूँ, 5 सेटिस्फाई हूँ, मैं रेटिंग 5 रेटिंग दूंगा या 3 रेटिंग दूंगा, उसी हिसाब से हम क्या बनाएंगे, एक रेटिंग स्केल बना सकते हैं। ये होता है असेसमेंट एज लर्निंग एंड इट इज लर्नर सेंटर्ड एंड प्रमोट ऑटोनॉमी एंड रिस्पांसिबिलिटी अमंग लर्नर्स। ये पूरा का पूरा लर्नर के ऊपर ज्यादा बेस करता है, क्योंकि लर्नर को ये ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, क्योंकि लर्नर खुद के हिसाब से खुद को मेजर करते हैं, मैं कितना अच्छा पढ़ रहा हूं और कैसे अच्छा पढ़ सकता हूं, वो खुद लर्नर खुद को असेस करेगा। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड समेटिव असेसमेंट, क्योंकि
ये कब होता है ना, इट इज कंडक्टेड आफ्टर लर्निंग टू इवैल्यूएट व्हाट स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड। मतलब जब एक लर्निंग खत्म हो जाएगा या एक सेमेस्टर हो सकता है, एक एकेडमिक ईयर खत्म हो जाएगा, जब उसके बाद हम टेस्ट लेते हैं उसको बोलते हैं हम समेटिव असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी टू जज ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड और मार्क्स। ओवरऑल परफॉर्मेंस जितना सब्जेक्ट रहा, एक यूनिट, अगर एक सब्जेक्ट में 4 यूनिट रहा, जैसे कि अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये साइकोलॉजी जो 4 यूनिट रहा, उसको 4 यूनिट में उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसको जानने के लिए हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग लेते हैं या असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट को कंडक्ट करते हैं। इट असेस अचीवमेंट्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स एट द एंड ऑफ ए यूनिट, टर्म और कोर्स। जब एक यूनिट खत्म हो जाता है या टर्म खत्म हो जाता है या एक एकेडमिक ईयर खत्म हो जाता है, जब हम टेस्ट लेते हैं उसको बोलते हैं हम समेटिव असेसमेंट। ठीक है, इट इज जजमेंटल एंड सर्टिफिकेशन ओरिएंटेड। तो आखिर में उसको हम जजमेंट देंगे, गुड, एवरेज, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, और भी उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए ये होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग या समेटिव असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल फाइनल एग्जामिनेशन, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एंड टर्म प्रोजेक्ट्स। तो ये रहा असेसमेंट ऑफ लर्निंग या समेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा असेसमेंट का कंसेप्ट रहा, जिसके अंदर हम क्या क्या डिस्कशन किए, नेचर ऑफ असेसमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट एंड पर्सपेक्टिव असेसमेंट। ठीक है, सो आज के लिए इतना। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो तुम ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और पास में तुम जो बेल आइकन मिलेगा उसको जरूर दबा देना ताकि तुम्हारे पास लेटेस्ट अपडेट पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।